हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं ऊर्जा से। ऊर्जा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से ऊर्जा क्या होती है, कार्य के बराबर हो जाती है। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऊर्जा से भी बनते हैं, कार्य से रिलेटेड भी बनते हैं, और साथ में कार्य करने की जो दर है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा से जब क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो इसमें इन तीनों टॉपिक को कवर किया जाता है। मतलब ऊर्जा के भी, कार्य के भी और शक्ति के भी। ठीक है, तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज वे क्वेश्चन करने वाले हैं जो इन तीनों टॉपिक से आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे आज हम, और आपको कैसे सॉल्व करना है हम उनको बताते हैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा कथन अशुद्ध है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य गुणे दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो इसमें से कौन सा कथन अशुद्ध है, मतलब कि गलत कौन सा है। तो हम जानते हैं सामर्थ्य मतलब क्या, P इज इक्वल टू W/T, मतलब कार्य बटा समय, ये सही है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यह भी सही है। कार्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य गुणे दूरी। तो यहाँ पर देखो, अगर पहले वाले ऑप्शन से देखें तो कार्य बराबर क्या हो गया, सामर्थ्य गुणे समय होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन है। न्यूटन, मीटर, जूल सेकेंड या जूल पर मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होगा। तो यहाँ पर देखो ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो क्या हो गया, बल का, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। 1 न्यूटन 1 मीटर, अगर 1 मीटर कार्य किया गया है। ठीक है, अगर किसी 1 न्यूटन की वस्तु को, एक मतलब कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसे 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर तक अगर उसे विस्थापित कर दें तो क्या होगा, कार्य 1 जूल होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित कर दें तो क्या होता है, वह कार्य 1 जूल के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी हो गया। कार्य का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, भी कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन वाट कार्य का मात्रक नहीं होता है। वाट किसका मात्रक होता है, पावर का। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। यह कल मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, जब मैंने इसके बारे में आपको वन लाइनर समझाया था, तो कि क्या होना चाहिए। एक लाइन में आप उसको समझ लेंगे तो आपको आंसर देना होगा। तो देखो, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए। अगर जब हम बात करते हैं ऐसा कि जो विस्थापन हो रहा है वस्तु का, अगर बल की दिशा में न होकर बल की दिशा से कोई कोण बना ले तो वहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किसी वस्तु के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है। बल द्वारा किसी वस्तु के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है यदि बल की क्रिया रेखा की दिशा व वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच बना कोण हो 90 अंश। ठीक है, तो ये सब तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए 8 मीटर की दूरी तय करता है। अच्छा चलो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को ये कैसे होगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है। ठीक है, m इज इक्वल टू 10 kg। ओके, वस्तु है, एक पिंड है, स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो ऊंचाई कितनी इसने तय की, 8 मीटर की। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण g क्या हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो पिंड द्वारा किया गया कार्य W आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, W आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं, वर्क किसके बराबर होता है, जो आपने कार्य किया, ऊर्जा के बराबर होता है ना। वर्क क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो वर्क और ऊर्जा दोनों एक इक्वल हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर हमें क्या दिया है, यम दिया है, एच दिया है और जी दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, W पता करना है। तो हम जानते हैं ना कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है,
ग्रेविटेशनल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, वह होती है mgh के बराबर होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पता चल जाएगी, और वह क्या होगी 10 × 8 × 10। ठीक है, 10 क्या है, ये मास है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। तो वर्क क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 100 और 800 बराबर क्या हो गया 800, और एक इसमें हो जाएगा जूल में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे है क्या, यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है 800 जूल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा, तो जितना कार्य उतना ऊर्जा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया या फिर जूल हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जो यहाँ पर वो होगा कार्य का मात्रक नहीं होगा, वो ऊर्जा का मात्रक भी नहीं होगा। तो जूल कार्य का मात्रक है, किलोवाट घंटा कार्य का मात्रक है, न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है, तो यानी ये तीनों क्या हो गए, ऊर्जा के मात्रक हो गए। मेगावाट कार्य का मात्रक नहीं है, तो ये ऊर्जा का मात्रक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक क्या होगा, k = ½ mv² होता है ना, क्या होता है k = ½ mv²। तो क्या यहाँ पर दिया ऑप्शन 1/2 mv²। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ इसमें। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना कर देने पर, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। v को हमने v1 क्या है, अगर v है, ठीक है, अगर v1 क्या है, मतलब पहली अगर ऊर्जा गति क्या है, अगर v है, दूसरी गति हमने क्या कर दी, इसकी 3 गुना कर दी। ठीक है, जो प्रारंभिक वेग था उसका 3 गुना अगर वेग कर दें, तो पहली काइनेटिक एनर्जी जो थी वह थी कि 1/2 mv² थी। ठीक है, mv1² थी, और अब पूछ रहा है k2 = 1/2 mv2²। ठीक है, ये इसने कहा कि कुछ है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा अगर हमने इसको बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं पूरा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, इसके बारे में इसने कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो अब हमने क्या देखा कि k1 क्या है, जो मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, किसके, वेग के स्क्वायर के, वेग के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने वर्ग इसको बढ़ाया, अगर हमने वेग को बढ़ाया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, इसके वर्ग के बराबर। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है एक इसके वेग के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, वर्ग के बराबर, ठीक है, होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वेग के वर्ग के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर इसने कहा कि हमने क्या किया, 3 गुना बढ़ाया है, वेग को क्या किया हमने, 3 गुना बढ़ाया है। तो अब k क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, वेग को, पहले वेग v1 था, अब हमने क्या किया, वेग को 3v1 कर दिया है। ठीक है, तो देख लो, अब यहाँ पर एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कहा कि वेग के वर्ग के बराबर होती है, तो अगर वेग हमने क्या बढ़ाया, 2 गुना कर दिया, वेग किया 2 गुना, तो वेग का वर्ग क्या हो जाएगा, वेग 2 गुना है, v = 2 किया, तो k क्या हो जाएगा, इसके वर्ग का, ठीक है, वेग के वर्ग का 2 गुना। ठीक है, तो वर्ग के बराबर होता है, तो इसका वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना। अगर हमने वेग क्या बनाया, 3 गुना किया, वेग को हमने 3 गुना किया, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 9 गुना। तो जब भी आप वेग को बढ़ाएंगे, जितने गुना बढ़ाएंगे, अगर हमने 5 गुना वेग कर दिया, ठीक है, वेग हमने किया 5 गुना, तो अब क्या होगा, वेग हमने 5 गुना किया, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 5 × 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 25 गुना। तो देखिए
इसका आंसर क्या हो गया 9 गुनी, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, अभी वेग क्या था, ऊपर हमने देखा ना 3 गुना करने पर क्या हो जा रहा है, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो रही है। जब किसी वस्तु का वेग 2 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट अब हमको याद हो गया ना कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वेग के वर्ग के बराबर होती है, ठीक है, वेग के वर्ग के बराबर होती है। तो यहाँ पर अब क्या हो गई, 4 गुनी हो गई, ओके। उसके बाद अगला पवन ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है पवन ऊर्जा। तो आप इसको आराम से बता सकते हो ना कि पवन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है। यह हवा यानी कि पवन में जब गति होती है तो उसकी वजह से उसमें ऊर्जा आती है ना, पवन में गति की वजह से उसमें ऊर्जा, तो कौन सी ऊर्जा हो गई, वो गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा हो तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर एक टंकी रखी हुई है, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब नीचे आपने खोल दिया, ठीक है, एक जगह आपने जो है, जैसे कि मान लो ऐसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक ये जगह है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने खोल दिया, पानी गिरने लगा, तो अभी इसमें जो ऊर्जा थी वो किसकी वजह से गिरा है, अभी पानी गिर रहा है अपनी स्थिति की वजह से, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा का, स्थिति ऊर्जा। लेकिन जब गति हो रही है, जैसे कि गोली चली, ठीक है, गोली निकली और चली, तो अब जब वो चल रही है तो उसकी गति की वजह से ऊर्जा होगी ना, तो गोली में कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा, और इस गतिज ऊर्जा की वजह से जब टकराएगी तो क्या करेगी, ज़्यादा चोट देगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है ना, अब हाँ क्वेश्चन 13 है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी पिंड का संवेग, और संवेग का मतलब हमने क्या जाना था, अभी मान लो हम कुछ और नहीं जानते, हम तो सिर्फ पुरानी बातों से शुरू करते हैं। किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर पिंड का संवेग क्या होता है, P = m/v, ठीक है। अगर हमने P1 m1 v1, ठीक है, तो अगर हमने पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, K = ½ mv², ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके बारे में कुछ पता चल सकता है क्या, पहले तो इनको इसका रिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो रिलेशन हम बता दें आपको, यहाँ पर दिया हुआ है K = P²/2m, ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। लेकिन हमें अगर इसका रिलेशन पता चल जाए तो क्या होगा, हम इजली इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका रिलेशन देखते हैं। P का मतलब क्या होता है, मतलब संवेग, संवेग क्या है P, और P का मतलब क्या है mv, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा, इसका क्या होता है ½ mv²। इसमें आपस में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, बताओ, कोई रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, कॉमन क्या है, v को अगर हम ले लें कॉमन है, या फिर m कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया, v = हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, तो v = क्या हो सकता है, P/m, P/m हो गया ना। तो अगर हम इसका मान यहाँ पर रख दें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में अगर हम v का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, K = ½ और ये m है और ये v² हो गया, तो क्या हो गया, P/m का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, K = 1/2m, ठीक है, 1/2m, और ये क्या हो गया, P² = m², ठीक है। यहाँ स्क्वायर से ये वाला m कैंसिल हो गया ना, तो अब क्या हो गया, K = P²/2m, ठीक है, क्या हो गया, K = P²/2m, ठीक है। तो आ गया ना, यहाँ पे यही वाला आया ना। तो देखो अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ये रिलेशन हमें पता चल गया। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं आप फिर से एक बार, किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दें, संवेग यानी अगर हम इसे 2 गुना कर दें तो इस पर क्या असर पड़ेगा, तो देख लो यहाँ का रिलेशन क्या है, K = P², यही रिलेशन है ना इसके आपस में। यानी अगर हम संवेग 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, K संवेग के वर्ग के बराबर है, कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, संवेग के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो अभी ये 1 गुना है तो इतना हुआ, अगर हमने 2 गुना किया तो 2p² करेंगे, यही करेंगे ना, 2p² करेंगे, यहाँ पर वैसे 2p² करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 4p², ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया।
तो जो काइनेटिक एनर्जी है यह संवेग के वर्ग के बराबर होती है, साथ में वेग के वर्ग के बराबर होती है। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ समझ ली ना। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह संवेग के वर्ग के बराबर होता है। हम इतने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं कि अब हमें क्या होगा, याद हो जाएंगी ये चीज़ें, कभी भी गलती हमसे नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपको समझ में। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी पिंड का द्रव्यमान हमने 2 गुना कर दिया है और वेग हमने आधा किया, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखो अभी इक्वेशन लिखते हैं हम कि H इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लो पहला लेते हैं K1 क्या है कि 1/2 m1 v1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पहली वाली स्थिति है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या हो रही है? K2 दूसरी स्थिति क्या हो रही है? 1/2 इसको क्या किया हमने? 2 गुना किया। तो पहले m1 था, अब क्या हो गया ये दूसरे में, और इसका 2 गुना 2m1 हो गया। ठीक है, तो m2 क्या बराबर हो गया? m2 बराबर हो गया 2m1। ठीक है, तो 2m1, ठीक है, इंटू वेग क्या था, हमने क्या किया? वेग को हमने आधा किया है। ठीक है, वेग हमने आधा किया, तो वेग पहले क्या था? v1 था। अब हमने क्या किया? जो v2 हमने किया वो क्या किया? हमने v1 का आधा किया। ठीक है, तो v1/2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब देखो इसे ही से हम कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट यहीं पे देखो, इससे कट जाएगा ना, कट गया। ठीक है, m1 से m1 कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया। अब हमने क्या किया है? K1/K2 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है? v1 का स्क्वायर अपन ये 2 है। ठीक है, 2 इंटू v1 स्क्वायर अपन 2 का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, हुआ ना? तो फिर से एक बार देख लो, K1/K2 इक्वल टू क्या हो रहा है? ये v1 से v1 कैंसिल हो गया ना, और ये नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 हो गया। आ गया यहाँ तक? तो अब देखो क्या हो रहा है, K1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? K1 इज इक्वल टू 2K2, यही हुआ ना? तो इसका मतलब अगर K2 की बात करें, यही पूछ रहा है कि बाद में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो K2 की बात करें तो क्या हो गया? K1 का हाफ होगा। कि अगर हमने वेग को मास को हमने 2 गुना किया, ठीक है, 2 गुना बढ़ाया, और वेग को हमने आधा किया, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं 14, ऑप्शन ए होगा आधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, तो उसका वेग कितना होगा? तो हमने ये कहा आपसे कि क्या है कि 1 किलोग्राम का एक पिंड है, इसकी गतिज ऊर्जा है 200 जूल, और के किसके बराबर होता है? हाफ mv स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। तो हमने क्या है? गतिज ऊर्जा 200 जूल है, हमने इसको क्या किया? 200 जूल किया, 200 जूल। तो ये पूछ रहा है 200 जूल बराबर 1/2 गुणे मास कितना है? 1 है, तो वेग कितना होगा? v स्क्वायर हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा। हमने क्या कहा था? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वेग के वर्ग के बराबर होती है, वेग के वर्ग के बराबर होती है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो 400 बराबर v स्क्वायर, यही होगा ना, 400 बराबर v स्क्वायर। तो v क्या हो गया? v क्या हो जाएगा? √400 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको आगे आप लोग खुद सॉल्व करो, तो इसके आगे क्या होगा ये आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, और आंसर जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आप लोग को मैंने कल क्या कहा था? आप हमें रूट पढ़ लेना। ठीक है, हमने रूट पढ़ने को कल कहा था ना, तो आज आपको क्वेश्चन भी मिल गया यहाँ पर मैंने। ठीक है, तो आप इसको जरा सॉल्व करके बताओ तो क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा है? ठीक है, निम्न में से, यह बहुत मतलब इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, नहीं कोई बात नहीं, खुद ही कर लो। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा है? पृथ्वी तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उठा हुआ 5 किलोग्राम भार का एक पिंड, तो उठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा होगी। चाबी भरी हुई घड़ी का स्प्रिंग, यह प्रत्यास्थ ऊर्जा हो गई ना, चाबी भरी हुई है तो प्रत्यास्थ ऊर्जा। भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद, और चौथा है बंद बोतल में पिस्टल द्वारा संपीड़ित गैस। तो अगर ये बंद है, पहले से संपीड़ित है, तो उसमें गतिज ऊर्जा तो नहीं होगी, लेकिन भूमि पर जो लुढ़कती हुई क्रिकेट की गेंद है उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन,
कोई पिंड किसी वायुयान से गिरता है तो वृद्धि होती है उसके, ठीक है। जब वह गिर रहा है, पहले तो वह स्थिति में है, ठीक है, तो लेकिन जब वो वायुयान से गिर रहा है तो उसमें कौन सी वृद्धि होगी, गिरेगा तो उसकी गति बढ़ेगी ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो, पहले वह स्थिति में है यानी उसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, अब स्थिति उसकी बदल गई, ठीक है, स्थिति उसकी बदल गई, वह गिरने लगा तो अब उसमें गति आ गई ना, जैसे गति आ गई तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब कोई पिंड नीचे गिरेगा तो उसकी गति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन क्या होगा, तेज गिरेगी ना, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे उसको खींच रहा होगा तो उसकी गति बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि त्वरण उसका है 9.8 है। अगर ऊपर से गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर वस्तु उसको लगातार पृथ्वी उसको लगातार खींच रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, ठीक है। तो देखो, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो पहले तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो गई। पिछला अभी क्वेश्चन हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है। एक कोई स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लटकी हुई, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे खींच सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको संपीड़ित कर सकते हैं। दो काम कर सकते हैं ना, या तो हम इसका संपीड़न कर दें या फिर इसको हम खींच दें। तो जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। लेकिन यह स्थिति कौन सी है, मध्यमान की है। किस स्थिति कौन सी है, मध्य में है, ठीक है। तो जब मध्यमान की स्थिति होती है, ए वाली स्थिति, इस समय इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है मध्यमान की स्थिति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी। आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थिति दोनों ऊर्जा, केवल दाब ऊर्जा। तो देखते हो ना, जब आसमान में पक्षी उड़ रहा होता है तो क्या होता है, वह गति कर रहा है, उसके पंख क्या है, गति कर रहे हैं, लेकिन उसका शरीर उस गति के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद जब वो अपने पंख रोक दे रहा है, ठीक है, तब भी वह उड़ता रहता है ना, पंख रोक के भी उड़ता है। तो इसमें दोनों स्थितियाँ होती हैं, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा, और अपनी स्थिति के कारण भी उसमें ऊर्जा होती है। जो उसने पंख को फैलाए हैं वह उसकी स्थिति है, ठीक है, और जो हिला रहा है उनको वह उसकी गति है। तो दोनों के कारण ही उसमें ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो गया। अगला, ऊर्जा के मात्रक जूल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। तो हमने कहा था जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। सामर्थ्य यानी पावर क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो कार्य यानी जूल, और कितने समय में हुआ तो सेकंड के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, तो जूल पर सेकंड, ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामर्थ्य का मात्रक नहीं है। जूल पर सेकंड है इसका मात्रक, जूल सेकंड इसका मात्रक नहीं होगा, वाट इसका मात्रक होता है, अशुशक्ति भी होता है, लेकिन जूल इसका मात्रक नहीं, जूल सेकंड नहीं होगा, जूल पर सेकंड होगा ना। अगला क्वेश्चन 25 का 2। अगला 26वां क्वेश्चन है, कार्य तथा सामर्थ्य के मात्रक क्रमशः है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट। और यहाँ पर क्या होगा, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक हमने यहाँ पर वाट घंटा भी जाना है, तो वाट घंटा और जूल पर सेकंड, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला तीसरा क्वेश्चन है, कार्य एवं सामर्थ्य में क्या संबंध होता है। कार्य और सामर्थ्य में क्या संबंध होता है। तो कार्य बराबर सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है, कार्य बटा समय।
तो अगर हमने कार्य बटा समय किया है तो सामर्थ्य है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, सामर्थ्य गुणे समय। ठीक है, तो कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय, ऑप्शन पहला सही हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य होगी 200 जूल, काम कर रही है 8 सेकंड में, तो 200 बटा 8 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 200 बटा 8 हो जाएगा। तो मशीन के सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो यहाँ पे ये मतलब इसके लिए कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉपी पे लिखने की, आप ऐसे बोल के भी ऐसे समझ सकते हो। तो W बराबर P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो W 200 है और T 8 है, तो 200 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कर लोगे।